हेलो एवरीवन, मिशन इंजीनियरिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, पिछली क्लास में हमने ट्रेवलिंग वेव या फिर हम बोल सकते हैं ट्रांजिएंट इन ट्रांसमिशन लाइन ये चैप्टर स्टार्ट किया था, या टॉपिक स्टार्ट किया था। ठीक है, अब हम उसमें दो केस की स्टडी कर चुके थे। अब हम नेक्स्ट केस की बात करेंगे। ठीक है, जो हमारा चैप्टर क्या चल रहा है, चैप्टर चल रहा है यहाँ पर क्या, ट्रेवलिंग वेव या फिर बोल देंगे क्या, ट्रांजिएंट्स इन ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, इसमें हमने जो फर्स्ट केस है उसकी बात कर ली थी। ठीक है, फर्स्ट केस क्या था? ठीक है, केस जो फर्स्ट था वो क्या था? तो उसमें था रिसीविंग एंड ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन terminated by टी जंक्शन। ठीक है, टी जंक्शन या फिर क्या बोल दिया, हम इसको बोल सकते हैं पैरेलल लाइन। ठीक है, या फिर क्या हो जाएगा, पैरेलल लाइन। केस सेकंड जो होगा, केस सेकंड की हमने स्टडी की थी। केस सेकंड क्या था? तो जो केस सेकंड था इसमें क्या हो रहा था, रिसीविंग एंड ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन terminated by and by a load impedance ZL ZL या फिर क्या हो जाएगा, केबल। ठीक है, इसमें इस केस में क्या हो रहा था कि जो हमारा इम्पिडेंस होगा, लोड इम्पिडेंस इज नॉट इक्वल टू ZS। ये सेकंड केस हो गया था। अब हम बात करेंगे किसकी, केस थर्ड की। ठीक है, केस थर्ड की बात करेंगे, जिसमें क्या होगा कि जो रिसीविंग एंड होगा ट्रांसमिशन लाइन का वो टर्मिनेट होगा, इसके द्वारा वो टर्मिनेट होगा बाय लोड इम्पिडेंस इज इक्वल टू सर्ज इम्पिडेंस। ठीक है, थर्ड केस क्या हो जाएगा, थर्ड केस हो जाएगा receiving end of the line terminated by a load impedance ZL इक्वल्स टू सर्ज इम्पिडेंस ZS। ये केस क्या हो जाएगा, इसमें जो लाइन इम्पिडेंस है किसके बराबर हो जाएगा, तो लाइन इम्पिडेंस हो जाएगा बराबर किसके, सर्ज इम्पिडेंस। ठीक है, किसके बराबर हो जाएगा, सर्ज इम्पिडेंस के। ठीक है, तो इसके लिए यदि हम बात करें तो जो ट्रांसमिशन कॉफिशिएंट ऑफ वोल्टेज क्या हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए ट्रांसमिशन कॉफिशिएंट ऑफ वोल्टेज क्या हो जाएगा, ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट
आप वोल्टेज क्या हो जाएगा, ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट ऑफ वोल्टेज, ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ठीक है। इसकी बात करें तो ये क्या होगा, ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट ऑफ वोल्टेज। तो देखो जो इस केस में हमारा जो ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट ऑफ वोल्टेज क्या आया था, वो बात करें तो ये हो जाएगा 2ZL डिवाइड बाय ZL प्लस ZS, ठीक है। ये हो जाएगा, ये होता है हमारा क्या, ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट ऑफ वोल्टेज, ठीक है। तो यदि हम क्या करेंगे, यहाँ पुट करेंगे ZL इज इक्वल टू क्या कर देंगे, पुट कर देंगे ZS पुट कर देंगे, है ना। ZL इज इक्वल टू क्या पुट कर देंगे, ZS पुट कर देंगे। हम यहाँ पर क्या पुट करेंगे, यहाँ पर पुट करेंगे ZL इज इक्वल टू क्या, ZS। तो जो ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट ऑफ वोल्टेज क्या हो जाएगा, तो ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट ऑफ वोल्टेज हो जाएगा 2ZS डिवाइड बाय ZS प्लस ZS, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 2ZS डिवाइड बाय 2ZS। तो जब हम इनको कैंसिल आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1। तो जो ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट ऑफ वोल्टेज क्या हो जाएगा, तो ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट ऑफ वोल्टेज हो जाएगा क्या, 1। यानी कि इसका मतलब क्या हो रहा है, इट मीन्स दैट, ठीक है, इट मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ट्रांसमिटेड वोल्टेज जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, इंसाइडेंट वोल्टेज के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, इंसाइडेंट वोल्टेज के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर देयर इज नो रिफ्लेक्शन, क्या हो रहा है, यहाँ पर रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि ये लाइन जो है ना, ये किस पर टर्मिनेट हो रही है, सर्ज इम्पीडेंस पे, मतलब यहाँ कोई लॉस नहीं हो रहा है, ठीक है। तो नहीं लॉस हो रहा है, मतलब यहाँ पर क्या होगा, रिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो ये जो होगा ट्रांसमिटेड वोल्टेज किसके बराबर हो जाएगा, इंसाइडेंट का। मतलब आपने जितना इंसाइडेंट किया था, है ना, वोल्टेज, उतना उतना क्या हो जाएगा, लोड में ट्रांसमिट हो जाएगा। कब, जब क्या हो, लोड इंपीडेंस इज इक्वल टू सर्ज इंपीडेंस। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट जो है ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट ऑफ वोल्टेज, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट ऑफ करंट की, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे तो देखो हम यहाँ पर लाइन को किस प्रकार से बना सकते हैं। तो देखो ये हो जाएगी हमारी, ये यहाँ से हमारा क्या है, इंसाइडेंट वेव जा रहा है, यहाँ पर क्या है, इम्पीडेंस कितना है, ZS, ठीक है। और यहाँ पर जो है ये जो केबल है ये टर्मिनेट हो रही है ना, यहाँ पर ट्रांसमिशन लाइन टर्मिनेट हो रही है किसमें, केबल में, जहाँ पर केबल का जो इम्पीडेंस है वो किसके बराबर है, सर्ज इम्पीडेंस के बराबर है, ठीक है। क्या है, सर्ज इम्पीडेंस के बराबर है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा केस, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा केस थर्ड, ठीक है। यहाँ पर वोल्टेज कितना है, ये ट्रांसमिटेड वोल्टेज है, यहाँ पर क्या है, इंसाइडेंट वोल्टेज है, ठीक है। और यहाँ पर रिफ्लेक्शन होगा ही नहीं, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर ये लिख सकते हैं देयर इज नो रिफ्लेक्शन, ठीक है। यहाँ पर रिफ्लेक्शन नहीं होगा। रिफ्लेक्शन नहीं होगा इसका मतलब क्या होता है कि रिफ्लेक्शन नहीं होने का मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट होते हैं वो क्या होने वाले हैं, 0 होने वाला है। यदि वो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट वोल्टेज का हो या फिर वो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट ऑफ करंट हो, ठीक है, दोनों के केस में वो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट क्या होने वाले हैं, 0 होने वाले हैं, ठीक है। तो उसको भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, तो हम बात करेंगे किसकी, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट ऑफ वोल्टेज की। तो जो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट होगा वोल्टेज का, उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, आरवी से, और वो क्या हो जाएगा, वीडीएस बाय वी, यानी कि रिफ्लेक्टेड वोल्टेज डिवाइड बाय इंसिडेंट वोल्टेज, ठीक है। अब जब सेकंड केस हमने जब यहाँ पर स्टडी की थी, तो इस केस में जो हमारा रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट ऑफ वोल्टेज क्या निकल के आया था, तो वो आया था हमारा ZL माइनस ZS डिवाइड बाय ZL प्लस ZS, ये निकल के आया था। तो हम पुट क्या करेंगे, अगेन हम यहाँ पर क्या पुट कर देंगे, हम यहाँ पर पुट कर देंगे ZL इज इक्वल टू क्या, ZS। अब ZL इज इक्वल टू ZS पुट करोगे तो जो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट ऑफ वोल्टेज क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ZS माइनस ZS डिवाइड बाय वही ZS प्लस ZS,
तो ये कितना हो जाएगा 0। मतलब यहाँ पर जो रिफ्लेक्शन कॉएफिशिएंट ऑफ वोल्टेज क्या आया है 0 आया है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि V डैश डिवाइड बाई V इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ से क्या देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि जो रिफ्लेक्टेड वोल्टेज होगा वो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्या है, रिफ्लेक्टेड वोल्टेज क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा यहाँ पर। ठीक है, अब आगे हम इसमें बात करेंगे किसी रिफ्लेक्शन कॉएफिशिएंट ऑफ करंट की। ठीक है, बात करेंगे किसी रिफ्लेक्शन कॉएफिशिएंट ऑफ करंट की। तो जो रिफ्लेक्शन कॉएफिशिएंट ऑफ करंट को हम कैसे डिनोट करते हैं, आर आई से। और आर आई क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आर आई हो जाएगा आई डैश डिवाइड बाई आई, यानी कि रिफ्लेक्टेड करंट डिवाइड बाई इंसिडेंट करंट। ठीक है, और हम इसको और कैसे लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा जेड एस माइनस जेड एल डिवाइड बाई जेड एस प्लस जेड एल। ठीक है, इसी प्रकार से आया था। तो हम अगेन यहाँ पर क्या करेंगे, पुट करेंगे क्या, जेड एल इज इक्वल टू जेड एस पुट करेंगे, तो जो आर आई है वो क्या आएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, आर आई 0 आया, इसका मतलब आई डैश क्या हो जाएगा आई डैश डिवाइड बाई आई इज इक्वल टू 0। ठीक है, यानी कि क्या हो रहा है यहाँ पर, जो आई डैश है वो क्या हो जाएगा 0। मतलब यहाँ से क्या साबित हो रहा है कि देखो रिफ्लेक्टेड वोल्टेज भी 0 हो गया और रिफ्लेक्टेड करंट भी 0 हो गया। ठीक है, तो इससे हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि इस केस में क्या होगा, रिफ्लेक्शन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, यहाँ पर रिफ्लेक्शन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पर नोट लिख देंगे, नोट लिख देंगे, क्या नोट लिखेंगे, ठीक है, ठीक है, हम यहाँ पर लिख देंगे इन केस ऑफ जेड एल इज इक्वल टू जेड एस। ठीक है, इन केस ऑफ जेड एल इज इक्वल टू जेड एस, या फिर हम बोल सकते हैं इन केस ऑफ रिसीविंग एंड ऑफ लाइन टर्मिनेटेड बाय लोड इंपेडेंस इज इक्वल टू सर्ज इंपेडेंस, जो क्या हो जाएगा देयर इज नो रिफ्लेक्शन। क्या हो जाएगा, देयर इज नो रिफ्लेक्शन, मतलब वी डैश रिफ्लेक्टेड वोल्टेज भी 0 हो जाएगा और रिफ्लेक्टेड करंट भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये हो गया हमारा नो। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसकी, तो वही अब हम बात करेंगे ट्रांसमिशन कॉएफिशिएंट ऑफ करंट की। ठीक है, जो लास्ट केस होगा उसकी बात कर लेते हैं। अब हम बात करेंगे कि किसकी, ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट ऑफ करंट। ठीक है, तो ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट ऑफ करंट को हम किसे डिनोट करते हैं, टी आई से, जो कि क्या हो जाएगा ट्रांसमिटेड करंट यानी आई डबल डैश डिवाइड बाय इंसिडेंट करंट। ठीक है, और ये क्या हुआ था, ये क्या हो रहा था जब ट्रांसमिशन जो रिसीविंग एंड ऑफ ट्रांसमिशन लाइन जो टर्मिनेट हो रहा है बाय लोड इंपेडेंस ZL के द्वारा। ठीक है, तो इस केस में ये हो रहा था 2ZS डिवाइड बाय ZL प्लस ZS। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या पुट करने वाले हैं, हम थर्ड केस जो था जिसमें क्या था, जो लाइन टर्मिनेट हो रही है लोड इंपेडेंस ZL इक्वल टू ZS पे। ठीक है, तो यहाँ पर ZL की वैल्यू क्या है ZS, ये हम पुट कर रहे हैं। जैसे देखा हमने, जो ट्रांसमिशन कॉएफिशिएंट ऑफ करंट होगा वो कितना हो जाएगा, तो ट्रांसमिशन कॉएफिशिएंट ऑफ करंट हो जाएगा क्या 2ZS डिवाइड बाय ZS प्लस ZS, यानी कि कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2ZS डिवाइड बाई 2ZS। तो ट्रांसमिशन कॉएफिशिएंट ऑफ करंट हो जाएगा हमारा कितना 1। ठीक है, ट्रांसमिशन कॉएफिशिएंट ऑफ करंट क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने ये देखा, क्या देखा हमने, यहाँ से हमने ये देखा कि जो इट मीन्स दैट
जो हमारा ट्रांसमिटेड करंट है वो क्या है, इंसाइडेंट करंट के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो हम इतना क्यों नोट करवा रहे हैं, क्योंकि ये जो हल्की हल्की चीजें ये एग्जाम में पूछी जा सकती है। ठीक है, जैसे यही पूछ लिया कि ये कौन से केस में ऐसा पॉसिबल हो रहा है कि इंसाइडेंट और ट्रांसमिटेड करंट इक्वल टू इंसाइडेंट करंट, मतलब आप जितना इंसाइडेंट दे रहे हो पूरा का पूरा क्या हो रहा है यहाँ पर, ट्रांसमिट हो जा रहा है, मतलब रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। और जीरो रिफ्लेक्शन कौन से केस में होता है, तो वो कौन से केस में होगा, जब ZL इज इक्वल टू क्या हो, ZS हो। तो ऐसी चीजें पूछ सकते हैं। या मान लो हमको ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट ऑफ करंट की वैल्यू 1 पूछ ली है, या ऐसा पूछ ले सकते हैं कि जब थर्ड केस यानी कि रिसीविंग एंड ऑफ ट्रांसमिशन लाइन टर्मिनेटेड बाय अ लोड इंपेडेंस इक्वल टू सर्ज इंपेडेंस ZS, तो और यहाँ पर कोई ऑप्शन दे दे और उसमें एक ऑप्शन ये भी हो, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि हमको यही चीजें तो पता होनी चाहिए। ठीक है, यही चीजें हमको क्या है, पता होनी चाहिए। ठीक है, यही हल्की फुल्की चीजें AE JEE PSU के एग्जाम में हमारे काम में आती है। ठीक है, अब देखो अभी हमने देखा कि जैसे फर्स्ट केस में हमने क्या देखा था, फर्स्ट केस में हमने देखा था ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट ऑफ वोल्टेज किसके बराबर हो रहा था, तो ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट ऑफ वोल्टेज जो है वो किसके बराबर हो रहा था, यहाँ पे बात कर, देखो अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा यहाँ पर बेसिक, कुछ भी एडवांस हम बात करेंगे इसमें। ठीक है, तो जैसे हमने देखा था कि जो ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट ऑफ वोल्टेज कितना आ रहा था, तो ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट ऑफ वोल्टेज आ रहा था हमारा कितना, 1 आ रहा था। ठीक है, तो वो पहले हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, एक बार तो हमको यहाँ पर फार्मूला पुटअप करना पड़ेगा, तो वो हमारा आ रहा था 2ZL डिवाइड बाय ZL प्लस ZS। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ZL इज इक्वल टू ZS पुट किया था, तो हमको क्या मिल रहा था, ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट ऑफ वोल्टेज क्या मिल रहा था, 1 मिल रहा था। ठीक है, अब अगेन हमको यदि यहाँ पर रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट ऑफ वोल्टेज पता करना हो तो हम कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट ऑफ वोल्टेज क्या होगा, ये हमको फाइंड करना है। तो इसके लिए हमको पता है कि जो ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट ऑफ वोल्टेज है वो किसके बराबर होगा, 1 प्लस रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट ऑफ वोल्टेज के बराबर होगा। तो आप यहाँ पर क्या कर दो, 1 वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे 1 कर दो, प्लस यहाँ पर क्या कर दोगे, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट ऑफ वोल्टेज लगा दोगे। ठीक है, क्या लगा दोगे, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट ऑफ वोल्टेज लगा दोगे। तो देखो आप यहाँ पर पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर देखो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट ऑफ वोल्टेज क्या आ गया, RV क्या होगा, 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, RV की वैल्यू क्या होगी, 1 माइनस 1 यानी कि 0। इसी प्रकार हमको पता है कि जो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट ऑफ करंट है वो हम कैसे फाइंड करेंगे, तो हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं वी नो दैट, ठीक है, हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि जो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट ऑफ वोल्टेज क्या है वो, तो ये हो जाएगा नेगेटिव वैल्यू ऑफ रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट ऑफ करंट। ठीक है, तो जैसे ही आप यहाँ पर को आर आई आपको फाइंड करना होता है, आप RV की वैल्यू 0 पुटअप कर दो। ठीक है, तो देखो यहाँ से क्या मिल गया, RI भी क्या मिल गया, 0 मिल गया। ठीक है, आप यदि ज्यादा नहीं भी जानते हो तब भी आपको यदि इतना पता हो कि ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट ऑफ वोल्टेज किसके बराबर होगा, 1 प्लस रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट ऑफ वोल्टेज के बराबर। अब आपने एक बार यदि ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट ऑफ वोल्टेज फाइंड कर लिया तो आप RV फाइंड कर सकते हो, उससे आप RI भी फाइंड कर सकते हो। अच्छा, ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट ऑफ करंट हमको निकालना है, तो वो क्या होगा, तो ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट ऑफ करंट क्या होता है, 1 प्लस रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट ऑफ करंट। ठीक है, तो ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट ऑफ करंट कितना हो जाएगा, 1 प्लस 0 यानी कि क्या हो जाएगा, 1। ये हमारा एक तरीका हो सकता है इसको फाइंड करने का। ठीक है, मैंने आपको दोनों टाइप से बता दिया, वो इसलिए बताया ताकि ये आपके प्रैक्टिस में आएगा और ये फार्मूले आपको क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। और ये प्रैक्टिस भी हमको रखना पड़ेगी कि जो ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट ऑफ वोल्टेज है वो क्या होता है, तो इसकी हेल्प से हम इस प्रकार से फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमने थर्ड केस देख लिया जिसमें हमने बात की रिसीविंग एंड ऑफ ट्रांसमिशन लाइन टर्मिनेटेड बाय अ केबल which having load impedance ZL equal to सर्ज इम्पिडेंस ZS। ये हमारा कौन सा केस था, थर्ड केस था। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट केस की, केस नंबर 4 की। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसकी, केस नंबर 4 की। ठीक है, केस नंबर 4 का।
ठीक है, हम केस नंबर 4 तक की बात करेंगे। तो इसमें हम क्या बात करेंगे, तो इसमें जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन होगी वो ऑपरेट करेगी अंडर नो लोड कंडीशन। ठीक है, receiving end of the transmission line ऑपरेटिंग अंडर, ठीक है, 4 तक हम ले लेते हैं जिसमें हमारी जो लाइन होगी वो क्या होगी, शॉर्ट सर्किट कंडीशन में होगी। तो रिसीविंग एंड ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन ऑपरेटिंग अंडर शॉर्ट सर्किट कंडीशन, शॉर्ट सर्किट कंडीशन। ठीक है, ये केस इस केस में क्या होने वाला है, तो देखो ये हमारी मान लो कि ये हमारी क्या है, लाइन है। ठीक है, ये हमारी क्या है, लाइन है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, शॉर्ट सर्किट आकर हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, शॉर्ट सर्किट आकर हो रहा है। हाँ, तो यहाँ पर जो शॉर्ट सर्किट आकर होगा तो जो लोड इम्पिडेंस क्या हो जाएगा, देखो तो ये क्या है, रिसीविंग एंड साइड है किसका, लाइन का। और यहाँ पर लाइन कहाँ पर ऑपरेट हो रही है, शॉर्ट सर्किट कंडीशन में। शॉर्ट सर्किट कंडीशन बोले तो यहाँ पर जो इम्पिडेंस होगा, लोड इम्पिडेंस वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, वो जीरो हो जाएगा। तो देखो जो ट्रांसमिशन कॉफिशिएंट है, ठीक है, पहले हम बात करेंगे कि इसकी कोएफिशिएंट क्या होने वाले हैं इस केस में। कोएफिशिएंट्स क्या होने वाले हैं, ठीक है, कोएफिशिएंट्स क्या होने वाला है। तो जो फर्स्ट कोएफिशिएंट होता है वो क्या है, ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट ऑफ वोल्टेज, वो क्या हो जाएगा। ठीक है, तो अगेन हमको क्या पता है कि जो ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट ऑफ वोल्टेज क्या है, 2ZL डिवाइड बाय ZL प्लस ZS। अब यहाँ पर आप क्या पुट अप करोगे, यहाँ पर पुट करोगे ZL की वैल्यू क्या, जीरो। ठीक है, क्या पुट करोगे, ZL की वैल्यू जीरो। तो यहाँ पर आप पुट कर दो, पुट ZL इज इक्वल टू जीरो। अब जैसे आपने ZL की वैल्यू जीरो पुट अप करी तो ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट ऑफ वोल्टेज कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया, जीरो हो गया। इसका मतलब कि जो वोल्टेज होगा वो ट्रांसमिट नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, वी डबल डैश क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। वी डबल डैश क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर जीरो हो जाएगा। कौन से केस में, जब लाइन ऑपरेट करेंगे अंडर शॉर्ट सर्किट कंडीशन। सेकंड जो होगा वो हो जाएगा हमारा रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट ऑफ वोल्टेज, वो क्या हो जाएगा। तो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट ऑफ वोल्टेज जो होगा वो हो जाएगा वी डैश डिवाइड बाय वी, जो कि क्या होता है, ZL माइनस ZS डिवाइड बाय ZL प्लस ZS। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, अगेन आप ZL की वैल्यू क्या करोगे, जीरो पुट अप करोगे। तो आप ZL की वैल्यू जीरो और यहाँ भी पुट करोगे तो माइनस ZS डिवाइड बाय प्लस के ZS कितना होगा, माइनस का 1 होगा। ठीक है, अगेन हम यहाँ पर पुट क्या कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं ZL इज इक्वल टू जीरो। अब ZL इज इक्वल टू जीरो पुट अप करोगे तो आपको RV की वैल्यू क्या मिलेगी, माइनस का 1 मिलेगी। क्या मिलेगी, RV की वैल्यू माइनस का 1 मिलेगी। इसका मतलब ये होता है कि जो रिफ्लेक्टेड वोल्टेज होगा वो क्या आएगा, माइनस V के बराबर आएगा, निगेटिव इनपुट वोल्टेज के बराबर आएगा। ठीक है, अब मैं आपको बार बार ये फार्मूला इसलिए लिखवा रहा हूँ कि ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था पिछली क्लास में कि जो सेकंड नंबर का जो केस था उसमें जो हमने फार्मूले डिराइव किए थे वो फार्मूले हमारे काम में आने वाले हैं, वही हमारे आगे के 4 केस को डिसाइड करने वाले हैं। तो देखो वही हुआ, आपको जो यहाँ पर ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट ऑफ वोल्टेज का जो आपने एक बार फार्मूला देख लिया तो आपको यदि ये केस दे दूंगा कि ZL की वैल्यू जीरो पुट कर दो, इसका मतलब क्या हो रहा है, रिसीविंग एंड साइड ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन क्या हो रहा है, शॉर्ट सर्किट हो रहा है। मतलब लाइन यहाँ पर शॉर्ट सर्किट कंडीशन में ऑपरेट हो रही है, यानी ZL की वैल्यू जीरो दे दी है। तो आप जैसे ही पुट करोगे तो आपको ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट ऑफ वोल्टेज मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड और थर्ड जो कोएफिशिएंट है वो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट ऑफ करंट, जो कि क्या था, I डैश डिवाइड बाय I।
ठीक है। और ये क्या हो रहा था, तो ये हो जाएगा ZS माइनस ZL डिवाइड बाय ZS प्लस ZL। ठीक है। अगेन आप यहाँ पर क्या पुटअप करोगे, ZL इज इक्वल टू 0 पुट कर दो, तो यहाँ पर क्या देखोगे, आपको मिलेगा कि जो आ रही है वो ZS डिवाइड बाई ZS आ जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा 1 के बराबर आ जाएगा। किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। मतलब ये क्या था, माइनस का 1 था, ये क्या हो जाएगा प्लस का 1। ठीक है, यही हमको ध्यान रखना है कि जो I है वो क्या है प्लस का 1 आ रहा है, जबकि V के वोल्टेज के केस में ये क्या आ रहा था, माइनस का 1 आ रहा था। और फोर्थ केस क्या हो जाएगा, तो फोर्थ केस हो जाएगा ट्रांसमिशन कॉफिशिएंट ऑफ करंट, जो कि किसके बराबर हो जाएगा, तो इसके लिए इसको हम कैसे लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 2ZS डिवाइड बाय ZL प्लस ZS। अगेन यहाँ पर आप क्या पुट करोगे, तो आप जब लोड इम्पिडेंस यहाँ पर 0 रखोगे, यानी शॉर्ट सर्किट कंडीशन को आप यहाँ पर इम्प्लीफाई करोगे, तो जो ट्रांसमिशन कॉफिशिएंट ऑफ करंट है वो कितना आ जाएगा, तो वो आ जाएगा 2ZS डिवाइड बाई ZS। ZS से ZS क्या हो जाएगा, यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि ZL तो आपका क्या हो गया 0 हो गया। अब ये 0 हुआ तो ZS बटा 2ZS डिवाइड बाई ZS कितना बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा। ठीक है, क्या बचेगा, 2 बचेगा। इसका मतलब देखो, ये जो केस था जिसमें लाइन यहाँ पर ऑपरेट कर रही थी अंडर शॉर्ट सर्किट कंडीशन, ठीक है, तो यहाँ पर ये देखने को मिला कि यहाँ पर क्या है, ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है। ठीक है, मतलब ट्रांसमिशन यहाँ पर नहीं हो रहा है वेव का, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, हम यहाँ पर लिख देंगे ना, नोट क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम नोट लिखने वाले हैं। ठीक है, इन केस आप in case of ZL is equal to 0, there is no in case of ZL is equal to 0, there is no ट्रांसमिशन। ठीक है, यहाँ पर ट्रांसमिशन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो ट्रांसमिटेड वोल्टेज है वो भी 0 है, और जो सॉरी देयर इज नो ट्रांसमिटेड वोल्टेज। ठीक है, ज्यादा हो गया, नो ट्रांसमिटेड वोल्टेज। ठीक है, क्या हो जाएगा, जब ZL 0 होगा तो ट्रांसमिटेड वोल्टेज नहीं होगा, मतलब यहाँ पर जो ट्रांसमिटेड वोल्टेज होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये हमारा नोट हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट केस की हम बात करेंगे, इससे पहले हम बात कर लेते हैं किसकी। ठीक है, इन शॉर्ट हम इनको कैसे देख सकते थे, इन शॉर्ट। ठीक है, इन शॉर्ट हम बात करें तो जो फर्स्ट था ट्रांसमिशन कॉफिशिएंट ऑफ वोल्टेज, ठीक है, ये तो हमको बाय फार्मूला गया, बाय फार्मूला गए तो 2ZL डिवाइड बाय ZL प्लस ZS। ठीक है, यहाँ पर ZL की वैल्यू क्या कर दी हमने, 0 पुट कर दी। ठीक है, इन शॉर्ट, ठीक है, ZL इज इक्वल टू 0 यहाँ पर हम पुट कर रहे हैं। ठीक है, ये केस है हमारा, शॉर्ट में हम बात कर रहे हैं ZL इज इक्वल टू 0 वाले केस में, तो ये तो ट्रांसमिशन कॉफिशिएंट ऑफ वोल्टेज 0 हो गया। सेकंड हम बात करें तो जो ट्रांसमिशन कॉफिशिएंट सॉरी रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट ऑफ वोल्टेज होगा वो क्या होगा, तो देखो हम जानते हैं कि जो ट्रांसमिशन कॉफिशिएंट ऑफ वोल्टेज है वो क्या होता है, 1 प्लस रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट ऑफ वोल्टेज। ठीक है, अब ट्रांसमिशन कॉफिशिएंट ऑफ वोल्टेज क्या है हमारा, 0 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 प्लस रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट ऑफ वोल्टेज। यहाँ से हमें क्या मिला, रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट ऑफ वोल्टेज क्या मिल गया, माइनस का 1 मिल गया। थर्ड हम बात करें तो रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट ऑफ करंट क्या होगा। ठीक है, रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट ऑफ करंट क्या होगा, तो हमको ये पता है कि जो रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट ऑफ वोल्टेज है वो क्या है, नेगेटिव वैल्यू ऑफ रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट ऑफ करंट के बराबर होगा। तो आप यहाँ पर रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट ऑफ वोल्टेज की वैल्यू क्या रख दो, -1 पुट कर दो, तो ये हो जाएगा माइनस का आ रही। ठीक है, ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट ऑफ करंट क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और वो भी क्या है, प्लस का 1 होगा। ठीक है, इसी प्रकार आप ट्रांसमिशन कॉफिशिएंट ऑफ करंट कैसे फाइंड करोगे,
ठीक है। इसी प्रकार आप जो फोर्थ केस है, ठीक है, फोर्थ केस है जिसमें हम बात करेंगे ट्रांसमिशन कॉफिशिएंट ऑफ करंट की, ठीक है, ट्रांसमिशन कॉफिशिएंट ऑफ करंट की, ये हमको फाइंड करना है, ट्रांसमिशन कॉफिशिएंट ऑफ करंट की बात करना है। तो इसके लिए हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि जो ट्रांसमिशन कॉफिशिएंट ऑफ करंट है वो क्या हो जाएगा, 1 प्लस रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट ऑफ करंट, और जो रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट ऑफ करंट क्या है वो प्लस का 1 है, जो ट्रांसमिशन कॉफिशिएंट ऑफ करंट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इन शॉर्ट भी हमने देख लिया, ठीक है, बाय यूजिंग फार्मूला ये भी हमने देख लिया। अब मैं ये दोनों तरीके से इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आपको क्या है चीजें अच्छे से याद हो जाए, कि आप उसको फार्मूला का बार बार यूज करके देखोगे तो आपको ये याद हो जाएगा। यदि बाय डिफॉल्ट आप यदि ये भूल भी गए कंसेप्ट तो आप इसका यूज कर पाओगे, और यदि आपको ये याद रहा तो आप ये कर पाओगे। अब देखो ये इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको एक बार तो ये फार्मूला पता होना ही चाहिए, एक बार आपको पता होगा उसके बाद आप ये डिराइव कर लोगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फोर्थ केस। अब हम नेक्स्ट केस की बात करेंगे। तो जो हमारा जो नेक्स्ट केस होगा, केस नंबर फिफ्थ, ठीक है, फिफ्थ नंबर का केस क्या होगा, इसमें हम बात करेंगे जो रिसीविंग एंड होगा ट्रांसमिशन लाइन का, है ना, वो ऑपरेट करेगा अंडर ओपन सर्किट कंडीशन। ठीक है, रिसीविंग एंड ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन ऑपरेटिंग अंडर ओपन सर्किट कंडीशन। ओपन सर्किट कंडीशन का मतलब होता है जो लोड इम्पिडेंस क्या होगा वो इनफाइनाइट होने वाला है। ठीक है, जो लोड इम्पिडेंस क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। मतलब ये जो हमारी लाइन है, ठीक है, ये जो हमारी लाइन है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो ZL होगा वो क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। मतलब ये क्या है, ओपन सर्किट होगी। ठीक है, ये क्या होगी, ओपन सर्किट होगी। ठीक है, तो इसके लिए जो कोएफिशिएंट होंगे वो क्या होने वाले हैं, ठीक है, इसके लिए कोएफिशिएंट क्या होने वाले हैं, तो जो फर्स्ट कोएफिशिएंट होगा, जो ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट ऑफ वोल्टेज, वो क्या हो जाएगा, ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट ऑफ वोल्टेज क्या हो जाएगा, जो ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट ऑफ वोल्टेज हो जाएगा 2ZL डिवाइड बाय ZL प्लस ZS। अब यहाँ पर क्या है, डायरेक्ट ZL को क्या करना है, इनफाइनाइट करना है। तो आप यदि यहाँ पर इनफाइनाइट डायरेक्टली रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये तो इनफाइनाइट शो कर देगा। ठीक है, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, कुछ मॉडिफिकेशन करने वाले हैं। ठीक है, तो कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे, वो क्या हो सकता है, मॉडिफिकेशन क्या पॉसिबल होगा यहाँ पर मॉडिफिकेशन पॉसिबल होगा कि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से ZL को यहाँ से क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, ZL को क्या करते हैं, यहाँ से कॉमन ले लेंगे। ये ZL को हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, तो ये कितना बचा, 1। अब यहाँ से ZL निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से हमको ZL का क्या करना पड़ेगा, डिवीजन करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो ये ZL से ZL क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से ZL से ZL क्या कर दिया हमने, कैंसिल आउट कर दिया। तो आप देखो ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट ऑफ वोल्टेज कितना हो जाएगा, 2 डिवाइड बाय 1 प्लस ZS डिवाइड बाय इनफाइनाइट। ठीक है, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम पुट कर रहे हैं ZL इज इक्वल टू इनफाइनाइट। ठीक है, हम यहाँ पर क्या पुट कर रहे हैं, ZL इज इक्वल टू इनफाइनाइट पुट कर रहे हैं। अब देखो ZS डिवाइड बाय इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये जो टर्म है ये क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, 0 हो जाएगी। तो जो ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट ऑफ वोल्टेज कितना हो जाएगा, ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट ऑफ वोल्टेज हो जाएगा क्या, 2। ठीक है, ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट ऑफ वोल्टेज क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये समझ में आया कि हमने कैसे क्या किया यहाँ पर। तो देखो हमने यहाँ पर क्या किया, सबसे पहले तो ये इसका मेन फार्मूला होगा कि जो ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट ऑफ वोल्टेज होगा
वो क्या होता है 2ZL डिवाइड बाई ZL प्लस ZS, ठीक है। अब यहाँ पर हम केस कौन सा ले रहे हैं, 5th नंबर का केस, जिसमें लाइन ऑपरेट हो रही है अंडर ओपन सर्किट कंडीशन। ओपन सर्किट कंडीशन इट मींस जो लोड इंपेडेंस है वो क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, ठीक है। ओपन मतलब ये इनफाइनाइट होगा, ठीक है। अब ये इनफाइनाइट होगा तो इसके लिए हमने क्या किया, इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन ये किया कि ZL को हमने क्या कर लिया, यहाँ से कॉमन कर लिया। अब ZL यहाँ से तो निकल गया तो यहाँ बचा 1, बट यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक ZL है इनटू में, यहाँ पर आप कंसिडर करोगे ZL यहाँ पर एक मल्टीप्लाई में और डिवाइड में, तो मल्टीप्लाई वाला तो आपने बाहर कर लिया, तो एक डिवाइड वाला हम क्या करेंगे यहाँ पर रखेंगे इसके साथ में, ठीक है। फिर हमने क्या किया, यहाँ से ZL यहाँ पर कैंसिल आउट कर दिया और ZL की वैल्यू पुट कर दी क्या, इनफाइनाइट। तो ZS डिवाइड बाई इनफाइनाइट कितना हो जाएगा, 0, तो 2 डिवाइड बाई 1, तो ये हमारा ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट ऑफ वोल्टेज कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस केस में हमें ये देखने को मिला कि जो ट्रांसमिटेड वोल्टेज होगा वो क्या होगा, 2 टाइम होगा इसके इंसिडेंट वोल्टेज के, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, हमने ये फर्स्ट केस में देख लिया कि जो ट्रांसमिटेड वोल्टेज होगा किसके बराबर होगा, वो 2 टाइम ऑफ इंसिडेंट वोल्टेज, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट कोएफिशिएंट हो गया। सेकंड की बात करेंगे हम तो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट ऑफ वोल्टेज, तो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट ऑफ वोल्टेज कितना हो जाएगा, V डैश बाई V, ठीक है। अगेन हम बात करें तो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट ऑफ वोल्टेज कितना हो जाएगा, ZL माइनस ZS डिवाइड बाय ZL प्लस ZS, ठीक है। ये हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो जो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट ऑफ वोल्टेज है इसमें हम अगेन यहाँ पर क्या करने वाले हैं, ZL को क्या करने वाले हैं, कॉमन लेने वाले हैं। तो ये क्या हो जाएगा, आपने ये ZL यहाँ से कॉमन कर लिया तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस ZS डिवाइड बाई ZL, ठीक है। आप नीचे से भी आप क्या करोगे, ZL को क्या कर दोगे, यहाँ पर कॉमन ले लोगे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस ZL ZS डिवाइड बाई ZL, ठीक है। अब ZL से ZL आपने क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया, और यहाँ पर हम क्या पुट कर देंगे, हम यहाँ पर पुट कर देंगे ZL इज इक्वल टू इनफाइनाइट। अब इनफाइनाइट पुट करोगे तो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट ऑफ वोल्टेज कितना हो जाएगा, तो ZS डिवाइड बाई इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, यानी कि 0 हो जाएगा, 1 माइनस ZS डिवाइड बाई इनफाइनाइट, और ये हो जाएगा 1 प्लस ZS डिवाइड बाई इनफाइनाइट। ये वैल्यू कितनी होगी, 0, ये कितना हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट ऑफ वोल्टेज कितना हो जाएगा, तो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट ऑफ वोल्टेज हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 1, ठीक है। क्या हो जाएगा, 1 डिवाइड बाई 1, यानी कि कितना हो जाएगा, ये प्लस का 1, ठीक है। रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट ऑफ वोल्टेज क्या हो जाएगा, प्लस का 1, मतलब कि जो हमारा रिफ्लेक्टेड वोल्टेज होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा पॉजिटिव इंसिडेंट वोल्टेज के, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा केस नंबर 2, ठीक है। अब हम नेक्स्ट केस की बात करें, ठीक है। हम 5th केस के अंदर ही 4 केस देख रहे हैं, ठीक है, जिसमें हमने ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट ऑफ वोल्टेज देख लिया और रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट ऑफ वोल्टेज देख लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट कोएफिशिएंट क्या होगा, तो जो थर्ड कोएफिशिएंट होगा वो होगा रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट ऑफ करंट, यानी कि RI। तो ये क्या होता है, तो ये हो जाएगा I डैश डिवाइड बाई I, ठीक है। ये क्या होता है, I डैश डिवाइड बाई I, और ये कितना होता है, तो ये होता है ZS माइनस ZL डिवाइड बाय ZS प्लस ZL, ठीक है। ये हो गया। तो हम यहाँ पर क्या मॉडिफिकेशन करेंगे इसमें, तो इसमें हम मॉडिफाई करेंगे कि अगेन हम ZL को क्या करने वाले हैं, कॉमन करने वाले हैं, ठीक है। हम ZL को क्या करने वाले हैं, कॉमन करने वाले हैं। तो ये हो जाएगा ZS डिवाइड बाय ZL माइनस 1, ठीक है। फिर अगेन हम नीचे से भी ZL को कॉमन लेंगे, तो ये हो जाएगा ZS डिवाइड बाय ZL प्लस 1। अब यहाँ पर क्या पुट कर देंगे, यहाँ पर पुट करेंगे ZL इज इक्वल टू क्या, इनफाइनाइट। ZL इज इक्वल टू इनफाइनाइट पुट करेंगे तो जो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट ऑफ करंट है वो क्या बन जाएगा, ये ZL से ZL तो हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो ZS डिवाइड बाई इनफाइनाइट माइनस 1, और ये हो जाएगा ZS डिवाइड बाई इनफाइनाइट प्लस का 1, ठीक है। ये क्या आ गया हमारा रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट, ये हो जाएगा क्या, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट ऑफ करंट, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा क्या, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट ऑफ करंट, जो कि क्या हो जाएगा, तो देखो ये क्या हो गया 0, ये क्या हो गया, ये भी 0, ठीक है। तो जो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट ऑफ करंट हो जाएगा माइनस के 1 डिवाइड बाय प्लस के 1, मतलब इसको हम क्या लिखेंगे, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट ऑफ करंट को माइनस का
वन लिखने वाले हैं। क्या लिखने वाले हैं? माइनस का वन लिखने वाले हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट ऑफ करंट, जो कि क्या हो जाएगा? माइनस का वन। इसका मतलब यहाँ पर जो हमारा जो करंट होगा, है ना, जो रिफ्लेक्टेड करंट होगा आई डैश, वो कितना हो जाएगा? तो वो हो जाएगा माइनस का करंट। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा कि थर्ड कॉफिशिएंट जो कि रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट ऑफ करंट होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट कॉफिशिएंट देखेंगे, वो हो जाएगा ट्रांसमिशन कॉफिशिएंट ऑफ वोल्टेज। ठीक है, क्या हो जाएगा? ट्रांसमिशन कॉफिशिएंट ऑफ वोल्टेज हो जाएगा। तो जो फोर्थ कॉफिशिएंट होगा वो क्या हो जाएगा? ट्रांसमिशन कॉफिशिएंट ऑफ करंट, जो कि किसके बराबर होगा? ये हो जाएगा ट्रांसमिटेड करंट डिवाइड बाय इंसिडेंट करंट। हाँ, यहाँ पर देखो, जो करंट के जो कॉफिशिएंट होंगे उसके केस में क्या होगा? यहाँ पर सर्ज इम्पीडेंस होगा। ठीक है, ये हमको ध्यान रखना है। कंफ्यूजन कहाँ पर हो सकता है? ठीक है, कि यहाँ पर ZS कब होगा और ZL कब होगा। ठीक है, तो जो जब यहाँ पर ZL था तब वो कौन सा केस था? वो था ट्रांसमिशन कॉफिशिएंट ऑफ वोल्टेज का। ठीक है, बट यहाँ पर हमने क्या कर दिया? सर्ज इम्पीडेंस से लिख दिया, 2 इंटू सर्ज इम्पीडेंस, 2 इंटू ZS। यानी जब ZS रखा तो ये किसका केस हो जाएगा? करंट का, मतलब कि ये ट्रांसमिशन कॉफिशिएंट ऑफ करंट का। ऐसा ही हमने ये देखा कि एक था ZL माइनस ZS और एक था ZS माइनस ZL। ठीक है, ZL पहले कब आएगा? यानी कि यहाँ पर सर्ज इम्पीडेंस से निगेटिव होगा कब? जब वोल्टेज का केस था। और जो सर्ज इम्पीडेंस से पॉजिटिव होगा कब? जब करंट का केस था। ठीक है, तो ये हो गया, हमको ध्यान रखना इन चीजों का, ये थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा, यहाँ पर ध्यान रखना है। इसीलिए मैं बार बार फार्मूला का यूज कर रहा हूँ। ठीक है, आप जितनी बार देखोगे, जितनी बार यूज करोगे उसका और लिखोगे, आपको उतना यहाँ पर ये क्या है? कंफर्म यहाँ पर हो जाएगा अच्छे से। तो जो ट्रांसमिशन कॉफिशिएंट ऑफ करंट होगा ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा यहाँ पर 2ZS यहाँ पर आप क्या करोगे? डायरेक्ट हम यहाँ पर पुट कर देंगे क्या? यहाँ पर हम पुट कर देंगे क्या? ZL इज इक्वल टू इनफाइनाइट। हम डायरेक्टली ZL की वैल्यू क्या कर देंगे? यहाँ पर इनफाइनाइट पुट कर देंगे। तो इससे जो ट्रांसमिशन कॉफिशिएंट ऑफ करंट क्या होगा? 2ZS डिवाइड बाई इनफाइनाइट, है ना, इसका प्लस करोगे तो भी इनफाइनाइट ही होगा। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2ZS डिवाइड बाय इनफाइनाइट प्लस ZS। यानी कि आप इसको लिख सकते हो क्या? 2ZS डिवाइड बाई इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये जो इनफाइनाइट होगा ये किसके बराबर हो जाएगा? जीरो के बराबर हो जाएगा। तो जो ट्रांसमिशन कॉफिशिएंट आप करंट होगा वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब जो यहाँ पर करंट होगा, ओपन सर्किट है तो करंट यहाँ पर कैसे पास हो सकता है? नहीं हो सकता, मतलब ट्रांसमिशन क्या हो जाएगा? ट्रांसमिटेड करंट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ये हमको ध्यान रखना है। ठीक है, कि जो ओपन सर्किट होगा तो करंट क्या होगा? जीरो, जबकि शॉर्ट सर्किट के केस में जो ट्रांसमिटेड वोल्टेज था वो जीरो था, बट ओपन सर्किट के केस में यहाँ पर ट्रांसमिटेड करंट क्या होगा? वो जीरो हो जाएगा। तो ये हमने देख लिया। ठीक है, आप इसको वैसे के वैसे इन शॉर्ट भी यहाँ पर देख सकते थे। ठीक है, तो इन शॉर्ट में आप इसको कैसा लिख सकते थे? ठीक है, तो इन शॉर्ट में हम देखें, इन शॉर्ट, इन शॉर्ट आप इसको कैसा लिख सकते हैं? तो इन शॉर्ट हम इसको लिख सकते हैं ZL इज इक्वल टू इनफाइनाइट के केस में। ठीक है, ट्रांसमिशन कॉफिशिएंट ऑफ वोल्टेज हमारा क्या आया था? तो ट्रांसमिशन कॉफिशिएंट ऑफ वोल्टेज जो था वो हमारा 2 आया था। ठीक है, ट्रांसमिशन कॉफिशिएंट ऑफ वोल्टेज कितना आया था? 2 आया था, मतलब वही 2ZL डिवाइड बाय ZL प्लस ZS। जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये कितना आया? 2 आया। ठीक है, अब सेकंड जो होता है ना, वो होता है RV। RV क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ट्रांसमिशन कॉफिशिएंट ऑफ वोल्टेज माइनस 1। ये हो जाएगा 2 माइनस 1, मतलब कितना आ जाएगा ये? तो रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट ऑफ वोल्टेज आ जाएगा कितना? प्लस का 1। ठीक है, यहीं से थर्ड केस देखें तो रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट ऑफ करंट क्या हो जाएगा? तो RV की वैल्यू क्या होती है? माइनस के RI होगा। ठीक है, इसका मतलब RI क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा मेरा माइनस का 1। ठीक है, ये थर्ड केस। और फोर्थ केस क्या होता है? ट्रांसमिशन कॉफिशिएंट ऑफ करंट क्या होता है? 1 प्लस RI। तो ये कितना हो जाएगा? 1 माइनस 1। तो ट्रांसमिशन कॉफिशिएंट ऑफ करंट कितना हो जाएगा? जीरो। तो ये इन शॉर्ट हमने ये चार के चारों केस यहाँ पर देख लिए। ठीक है,
हम नेक्स्ट केस होगा केस नंबर 6। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, छठा केस होगा, 6th केस। इसमें जो लाइन होगी है ना, वो टर्मिनेट होगी विथ लोड इम्पिडेंस ZL इज इक्वल टू, या फिर हम बोल सकते हैं इंडक्टिव लोड। ठीक है, हम क्या कंसिडर करेंगे यहाँ पर, इंडक्टिव लोड। रिसीविंग एंड ऑफ ट्रांसमिशन लाइन terminated with an inductor। मतलब यहाँ पर जो लोड इम्पिडेंस है वो कितना हो जाएगा, L1। ठीक है, ये हमारा जो लाइन है, ठीक है, इसका इम्पिडेंस कितना है, सर्ज इम्पिडेंस ZS। ठीक है, और यहाँ पर जो लोड होगा वो क्या होगा, प्योरली इंडक्टिव होगा, यानी कि ये हो जाएगा L1। ठीक है, यहाँ पर जो वोल्टेज होगा ये ट्रांसमिटेड वोल्टेज होगा। ठीक है, ये हो जाएगा क्या, ट्रांसमिटेड वोल्टेज। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनपुट जो अप्लाई करेंगे वो क्या करेगा, स्टेप वोल्टेज रहेगा। ठीक है, जो इनपुट अप्लाई कर रहे हैं वो क्या हो जाएगा, स्टेप वोल्टेज हो जाएगा। यहाँ पर जो वोल्टेज अप्लाई करेंगे वो क्या हो जाएगा, V/S, यानी कि ये क्या रहेगा, एक स्टेप वोल्टेज रहेगा। ये वोल्टेज रहेगा V, यानी कि स्टेप वोल्टेज। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा क्या, स्टेप वोल्टेज, जो कि किसके बराबर होगा, V/S के बराबर हो जाएगा। ये हो जाएगा स्टेप वोल्टेज। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, स्टेप वोल्टेज हो जाएगा। हम क्या एज्यूम कर रहे हैं, हम एज्यूम कर रहे हैं स्टेप वोल्टेज। ठीक है, तो जो स्टेप वोल्टेज होगा है ना, इन लाप्लास डोमेन, इसको हम कैसे लिखेंगे, तो वोल्टेज को इन लाप्लास डोमेन या एस डोमेन हम लिख देंगे। स्टेप वोल्टेज को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, V/S से। ठीक है, V/S से। ठीक है, तो जो यहाँ पर वोल्टेज होगा ट्रांसमिशन कॉफिशिएंट, ठीक है, ट्रांसमिशन कॉफिशिएंट क्या हो जाएगा, ट्रांसमिशन कॉफिशिएंट ऑफ वोल्टेज, तो वो हो जाएगा V/V, जो कि किसके बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2ZL डिवाइड बाय ZL प्लस ZS का बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, 2ZL डिवाइड बाय ZL प्लस ZS के बराबर हो जाएगा। बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या फाइंड करेंगे, हम यहाँ से फाइंड कर रहे हैं क्या, ट्रांसमिटेड वोल्टेज को, किस केस में, इन एस डोमेन। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2V। ठीक है, ZL डिवाइड बाय यहाँ से जो ट्रांसमिटेड वोल्टेज होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 2V ZL डिवाइड बाय ZL प्लस ZS। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एस डोमेन अप्लाई कर रहे हैं, लाप्लास डोमेन। ठीक है,
इसकी वजह अप्लाई लाप्लास डोमेन, या फिर एज डोमेन बोल देंगे, ठीक है। एज डोमेन अप्लाई कर रहे हैं तो, और साथ ही साथ एज वेल एज हम क्या पर पुट कर रहे हैं, यहाँ पर पुट कर रहे हैं जेड एल इज इक्वल टू एल वन एस, ठीक है। जेड एस की वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं, एल वन एस पुट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो ट्रांसमिटेड वोल्टेज होगा इन एस डोमेन, हम उसको कैसे लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2 इंटू जेड एल की वैल्यू क्या हो जाएगा, एल वन एस डिवाइड बाय एल वन एस प्लस जेड एस, और वोल्टेज को हम क्या कर देंगे, तो वोल्टेज को भी हम एस डोमेन में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा क्या, वी बाय एस, ठीक है। क्या हो जाएगा, वी बाय एस हो जाएगा। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2v L1, ठीक है। ये एस से एस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, एस से एस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2v L1 डिवाइड बाय L1 को हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, कॉमन लेते हैं, ठीक है। L1 को हम यहाँ से क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, तो L1 एस प्लस जेड एस डिवाइड बाई L1, ठीक है। यहाँ से ये जो हमारा एस हो गया वो क्या कर दिया हमने, कैंसिल आउट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचा, ये L1 से L1 भी क्या हो जाएगा, हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। L1 से L1 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो V डबल डैश जो ट्रांसमिटेड वोल्टेज जो होगा इन एस डोमेन, ये कितना हो जाएगा, 2v डिवाइड बाय एस प्लस जेड एस डिवाइड बाय L1, ठीक है। ये आ गया, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर अप्लाई क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है। अप्लाई इनवर्स लाप्लास, ठीक है। जब इनवर्स लाप्लास लगाएंगे तो ये हम क्या देखेंगे, वी डबल डेस टी जो आएगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, लाप्लास इनवर्स ऑफ वी डबल डेस एस, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, इसका लाप्लास इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, इसका लाप्लास इनवर्स हो जाएगा। तो जो टाइम डोमेन में जो वोल्टेज होगा, ठीक है, ट्रांसमिटेड वोल्टेज जो होगा इन टाइम डोमेन, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 2v इंटू ई की पावर माइनस जेड एस बटा L1 इंटू टी, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ट्रांसमिटेड वोल्टेज हो जाएगा इन टाइम डोमेन, ठीक है। ट्रांसमिटेड वोल्टेज कितना हो जाएगा, 2v इंटू ई की पावर माइनस जेड एस बटा L1 इंटू टी, ये आ जाएगा हमारा क्या, ट्रांसमिटेड वोल्टेज। क्या हो जाएगा, ये हमारा ट्रांसमिटेड वोल्टेज हो जाएगा।
ये आ गया हमारा क्या, ट्रांसमिटेड वोल्टेज आ गया। ठीक है, अब इसमें हम दो कंडीशन कंसिडर करेंगे कि यहाँ पर जब लाइटनिंग आकर हो रही है या फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, एबनॉर्मल कंडीशन हो रही है ना। तो जब वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट केस हम कंसिडर करेंगे। ठीक है, जब क्या हो, टी की वैल्यू क्या हो, यहाँ पर कुछ वैल्यू पुटअप कर देते हैं हम। ठीक है, तो हम बात करेंगे इनिशियल कंडीशन। ठीक है, यहाँ पर टी इज इक्वल टू 0 पर। ठीक है, यहाँ पर हम स्टार्टिंग में देखेंगे टी इज इक्वल टू 0 पे। तो जो हो जाएगा फर्स्ट केस, हम क्या करेंगे, कंसिडर टी इज इक्वल टू क्या, 0 कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, ये क्या है, इनिशियल कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, लाइटनिंग जो आकर होगी उसकी इनिशियल कंडीशन क्या हो जाएगी, टी इज इक्वल टू 0। देखो, तो हम यहाँ पर क्या देखे थे, हमने यहाँ पर क्या केस देखा था कि यहाँ पर क्या है, स्टेप वोल्टेज आ रहा है। मतलब ये एबनॉर्मल वोल्टेज है, जो कि यहाँ पर क्या है, स्टेप वोल्टेज, यानी कि ये सर्ज यहाँ पर अकर हो रहा है ना लाइन में। ठीक है, तो ये टी इज इक्वल टू 0 ये इनिशियल कंडीशन है, जिस पर क्या हो जाएगी, यहाँ पर स्टेप सर्ज जो है वो क्या कर रही है, लाइन को टच कर रही है। हम इसको लिख देंगे एन इंस्टेंट एट विच सर्ज इज टचिंग लाइन। ठीक है, एन an instant at which surge is touching line। ठीक है, ये क्या है, इनिशियल कंडीशन है। ठीक है, ये ये इनिशियल कंडीशन है, टी इज इक्वल टू 0। ये कौन सा इंस्टेंट है जिस पर क्या कर रही है, सर्ज टच कर रही है किसको, लाइन को। तो इस केस पे देखो, जो हमारा ट्रांसमिटेड वोल्टेज होगा वो क्या हो जाएगा, तो ट्रांसमिटेड वोल्टेज हो जाएगा 2v इंटू ई की पावर माइनस जेड एस डिवाइड बाय L1 इंटू टी की वैल्यू हम क्या पुट कर देंगे, 0। ठीक है, क्या कर देंगे, 0 पुट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या कर दिया, पुट कर दिया क्या, टी इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमने क्या कर दिया, यहाँ पर पुट कर दिया। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या कर दिया, पुट कर दिया। तो जो ट्रांसमिटेड वोल्टेज होगा वो कितना हो जाएगा, तो 2v इंटू ई की पावर क्या हो जाएगा, 0। और ई की पावर 0 कितना होता है, 1 होता है। मतलब जो ट्रांसमिटेड वोल्टेज होगा वो कितना हो जाएगा, वो 2 टाइम ऑफ इंसाइडेंट वोल्टेज। और यहाँ पर इंसाइडेंट वोल्टेज कौन सा है, स्टेप वोल्टेज है। मतलब यही तो एबनॉर्मल वोल्टेज है। ठीक है, यानी कि सर्ज, ये सर्ज वोल्टेज है जो कि क्या कर रहा है, लाइन को टच कर रहा है। तो इनिशियल कंडीशन में वो क्या हो जाएगा, जो ट्रांसमिटेड वोल्टेज जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2 टाइम हो जाएगा। मतलब यहाँ पर जो हमारे इक्विपमेंट है वो क्या है, डैमेज हो सकते हैं, क्योंकि इनपुट में वोल्टेज हमारा कितना ट्रांसमिट हो जाएगा। तो जब इनपुट में आपका जो वोल्टेज स्टेप होगा, तो जो वोल्टेज यहाँ पर ट्रांसमिट हो जाएगा वो 2 टाइम ऑफ इंसाइडेंट वोल्टेज। और इंसाइडेंट वोल्टेज यहाँ पर क्या था, स्टेप वोल्टेज, जो कि क्या था, यहाँ पर सर्ज वोल्टेज, यहाँ पर सर्ज आकर हो रही थी। ठीक है, तो ये जो कंडीशन हो जाएगी ये क्या है, डेंजरस कंडीशन हो जाएगी। यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जो वोल्टेज ट्रांसमिट हो जाएगा लोड में वो क्या हो जाएगा, 2 टाइम हो जाएगा, जिससे हमारे जो इंस्ट्रूमेंट वो क्या है, डैमेज हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पर इंसुलेशन यहाँ पर हमारा क्या हो सकता है, डैमेज हो सकता है। तो ये तो हो गया हमारा क्या, फर्स्ट केस। ठीक है, अब जो सेकंड केस होगा वो क्या हो सकता है, ठीक है। तो जो सेकंड केस होगा, सेकंड केस जिसमें हम कोई सा टाइम कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, टाइम। तो हम यहाँ पर टाइम कंसीडर कर रहे हैं इनफाइनाइट। ठीक है, टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। ठीक है, यहाँ पर टाइम को हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, इनफाइनाइट, मतलब स्टेडी स्टेट कंडीशन कंसीडर कर रहे हैं। हम क्या कंडीशन कंसीडर कर रहे हैं, स्टेडी स्टेट कंडीशन, स्टेडी स्टेट। ठीक है, कंडीशन। और स्टेडी स्टेट कंडीशन मतलब जो टाइम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट टाइम। तो लाइटनिंग सर्ज अकर होने के बाद, यानी टच होने के बाद इनफाइनाइट टाइम पर। ठीक है, आफ्टर टी इक्वल टू इनफाइनाइट।
तो जो ट्रांसमिटेड वोल्टेज होगा, ठीक है, वो कितना हो जाएगा, तो वही अगेन 2v e की पावर माइनस जेड एस डिवाइड बाय L1 इंटू टी। यहाँ पर हम क्या पुट करेंगे, ठीक है, यहाँ पर हम पुट कर देंगे क्या, जेड एल इज इक्वल टू क्या पुट कर देंगे, इनफाइनाइट। तो यहाँ पर हमने क्या पुट कर दिया, इनफाइनाइट, ठीक है। तो v डबल डैश टी कितना हो जाएगा, तो जो ट्रांसमिटेड वोल्टेज हो जाएगा वो हो जाएगा 2v इंटू ई की पावर माइनस इनफाइनाइट। और e की पावर माइनस इनफाइनाइट कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। e की पावर माइनस इनफाइनाइट क्या होता है, e की पावर माइनस इनफाइनाइट क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। e की पावर माइनस इनफाइनाइट 0 होता है, जबकि e की पावर 0 कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। e की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, जबकि e की पावर माइनस इनफाइनाइट क्या होता है, 0 होता है। तो जो हमारा वोल्टेज यहाँ पर जो ट्रांसमिटेड वोल्टेज होगा, कब स्टेडी स्टेट केस में वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। ट्रांसमिटेड वोल्टेज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से देखो जो हम यहाँ पर ड्रा कर सकते हैं, वो क्या ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से ये चीज देख सकते हैं कि देखो ये जो हमारी वेवफॉर्म है, तो यहाँ से हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। तो हम ओवरऑल यदि हम देखें तो स्टेप को हम किस फॉर्म में यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो देखो हमें ये देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है, कि जब सर्ज, ठीक है, जब सर्ज यहाँ पर स्टार्टिंग में आकर होगी, ठीक है, देखो जब सर्ज स्टार्टिंग में आकर होगी, जब सर्ज यहाँ पर लाइन को टच करेगी यानी t इज इक्वल टू 0 पर, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो इस इंस्टेंट पे जो वोल्टेज हो जाएगा, इंसिडेंट वोल्टेज, वो क्या हो जाएगा, ये ट्रांसमिटेड वोल्टेज वो क्या हो जाएगा, 2 टाइम ऑफ इंसिडेंट वोल्टेज, ठीक है। ये किसके बराबर हो जाएगा, 2v के बराबर हो जाएगा। और जब t इज इक्वल टू इनफाइनाइट की बात करें तो वोल्टेज ये कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। तो यहाँ पर t की वैल्यू हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, इनफाइनाइट कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये वोल्टेज देखो इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर देख लिया एनालिसिस कि स्टार्टिंग में वोल्टेज कितना था, ठीक है, स्टार्टिंग में वोल्टेज कितना था, 2v यानी 2 टाइम था इंसिडेंट वोल्टेज का, कौन सा वोल्टेज, ट्रांसमिटेड वोल्टेज। बट स्टेडी स्टेट कंडीशन में कितना हो गया, देखो ये 0 हो गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पर देखो v डबल डैश टी कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है। v डबल डैश टी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया क्या, 0। तो ये हमने देख लिया कौन सा, 6th नंबर का केस जो पूरा हमने यहाँ पर देख लिया है। अब एक और केस बचा है, वो कौन सा केस हो जाएगा, 7th नंबर का केस। Receiving end of line terminated with a capacitance, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये हमारी जैसे लाइन है जिसका सर्ज इम्पीडेंस क्या है, ZS है, ठीक है। और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, जो लोड है वो क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस, ठीक है, कैपेसिटिव लोड हो जाएगा। ये हो जाएगा 1/C1S, ठीक है। मतलब यहाँ पर ZL की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ZL जो है लोड इम्पिडेंस, उसकी वैल्यू हो जाएगी 1/C1S,
ठीक है, ये क्या हो जाएगा 1/C1S हो जाएगा। तो अब हम इसमें बात करें तो अगेन यहाँ पर जो सर्ज आकर हो रही है, जो वोल्टेज होगा वो क्या हो रहा है, यहाँ पर स्टेप वोल्टेज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या आकर हो रहा है, यहाँ पर सर्ज जो आकर हो रही है वो क्या रही है, स्टेप वोल्टेज। ये हो जाएगा हमारा इनपुट वोल्टेज V। ये कौन सा वोल्टेज हो जाएगा, स्टेप वोल्टेज। अगेन यहाँ पर हम क्या एज्यूम कर रहे हैं, अगेन यहाँ पर हम एज्यूम करने वाले हैं कि जो स्टेप जो सर्ज है वो क्या है, स्टेप सर्ज है या फिर स्टेप वोल्टेज है। ठीक है, ये हम एज्यूम कर रहे हैं, एज्यूम सर्ज। तो जो वोल्टेज होगा इनपुट वोल्टेज, उसकी वैल्यू कितनी हो गई, V/S। ठीक है अब हम यहाँ पर बात करेंगे किसकी, ट्रांसमिशन कॉफिशिएंट ऑफ वोल्टेज की। तो वो कितना होगा, तो ट्रांसमिशन कॉफिशिएंट ऑफ वोल्टेज अगेन हो जाएगा कितना, 2ZL डिवाइड बाय ZL प्लस ZS। तो यहाँ पर जो वोल्टेज होगा वो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 2V इंटू ZL डिवाइड बाय ZL प्लस ZS। ये हो जाएगा क्या, ट्रांसमिटेड वोल्टेज। यहाँ पर हम क्या पुट कर देंगे, यहाँ पर हम पुट करेंगे क्या, जो ZL है उसकी वैल्यू क्या पुटअप कर देंगे, 1/C1S पुट कर देंगे। ठीक है, क्या पुट करेंगे, ZL की वैल्यू 1/C1S। और साथ ही साथ हम अप्लाई करेंगे क्या, एस डोमेन, अप्लाई एस डोमेन। तो वोल्टेज कितना हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1/C1S। ठीक है, ZL की वैल्यू क्या हो जाएगी, C1S, और वोल्टेज भी हम क्या रख देंगे, V/S। ठीक है, V/S, और ये ZL क्या हो जाएगा 1/C1S प्लस ZS। ठीक है, अब इसमें हम क्या पुटअप क्या कर सकते हैं आगे, तो इसमें C1S और ये हो जाएगा कितना, 1 प्लस C1 ZS। ठीक है, और ये हो जाएगा 2 डिवाइड बाय C1S। ठीक है, और ये हो जाएगा V/S। अब यहाँ से देखो C1S से C1S क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो गया। V/S क्या हो जाएगा, V/S हो जाएगा 1 प्लस SC1 ZS, और ये हो जाएगा 2 इंटू V/S। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ठीक है, हम यहाँ पर क्या कर देंगे, हम यहाँ पर इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, 2V डिवाइड बाय S इंटू 1 प्लस SC1 ZS। ठीक है, तो जब हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे क्या, लाप्लास, इनवर्स लाप्लास। ठीक है, अप्लाई इनवर्स लाप्लास। ठीक है, इनवर्स लाप्लास अप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, लाप्लास इनवर्स, और ये कितना हो जाएगा, इनवर्स लाप्लास, लाप्लास इनवर्स क्या हो जाएगा, V/S।
तो टाइम डोमेन में जो हमारा ट्रांसमिटेड वोल्टेज होगा वो कितना आ जाएगा, तो वो हो जाएगा 2v1 माइनस ई की पावर 1 डिवाइड बाय C1 ZS इंटू टी। ठीक है, क्या आ जाएगा ये हो जाएगा 2v और ये हो जाएगा कोष्टक में क्या हो जाएगा 1 माइनस ई की पावर -1 डिवाइड बाय C1 ZS इंटू टी। ठीक है, अब यहाँ पर हम कंडीशन कंसिडर करेंगे। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन जो होगा, ठीक है, हम क्या करेंगे, t इज इक्वल टू क्या रखेंगे 0। ठीक है, हम क्या रखेंगे यहाँ पर 0 पुटअप करेंगे। ये जो कंडीशन है यहाँ पर क्या है, t इज इक्वल टू T1 है। ठीक है, और यहाँ पर t इज इक्वल टू क्या है 0 है। ठीक है हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा t इज इक्वल टू 0 इंस्टेंट at which step surge touching the line। C1S। ठीक है, तो यहाँ पर जो ट्रांसमिटेड वोल्टेज होगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हम पुट कर रहे हैं, क्या पुट कर रहे हैं, t इज इक्वल टू 0 पुट कर रहे हैं। तो t इज इक्वल टू 0 पुट कर दो तो ये हो जाएगा 2v और 1 माइनस ई की पावर 1 डिवाइड बाय C1 ZS इंटू 0। ठीक है, यहाँ पर आपने क्या कर दिया 0 पुट कर दिया है। जो ट्रांसमिटेड वोल्टेज होगा वो कितना हो जाएगा, ये होगा 2v इंटू 1 माइनस ई की पावर 0 कितना हो जाएगा, ई की पावर 0। ई की पावर 0 कितना होता है, अब ई की पावर 0 होता है क्या 1 होता है। ठीक है, ई की पावर 0 क्या होता है 1 होता है। तो जो ट्रांसमिटेड वोल्टेज होगा वो कितना हो जाएगा 2v इंटू 1 माइनस 1, यानी कि क्या हो जाएगा ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी कैपेसिटिव लोड हो, ठीक है, तो इस केस में यदि स्टेप सर्ज या टच कर रहे हो लाइन को, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनिशियल स्टेट में क्या हो जाएगा, वोल्टेज क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, इनिशियल स्टेट में वोल्टेज क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसलिए ठीक है, जहां भी कैपेसिटर बैंक होती है वहां पर क्या होता है, यहाँ पर ये सर्ज के से प्रोटेक्शन की यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, क्या बोला मैंने कि जब भी कैपेसिटर बैंक हो, ठीक है, या फिर कोई भी ऐसा एलिमेंट हो जो कि कैपेसिटेंस के प्रिंसिपल पे काम करता हो, तो वहां पर जो है सर्ज प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे कोई भी सर्ज आकर हुई तो वहां पर जैसे लाइटनिंग अरेस्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि लाइटनिंग अरेस्टर क्या करेगा, यहाँ पर ये लाइटनिंग अरेस्टर क्या करता है, सर्ज से प्रोटेक्शन करता है। ठीक है, सर्ज से प्रोटेक्शन करता है। तो ये कैपेसिटेंस का जो प्रिंसिपल जहां पर एप्लीकेबल हो, ठीक है, ऐसे एलिमेंट जहां पर कैपेसिटेंस का प्रिंसिपल एप्लीकेबल हो, वहां पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सर्ज प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं लगेगी। ठीक है, तो हम नेक्स्ट यहाँ पर कंसिडर कर लेते हैं केस। ठीक है, नेक्स्ट केस कंसिडर कर लेते हैं। तो देखो सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन यहाँ पर हम t की वैल्यू क्या कर रख रहे हैं, इनफाइनाइट। ठीक है, सेकंड केस हम t की वैल्यू क्या रख रहे हैं, यहाँ पर इनफाइनाइट रख रहे हैं। इनफाइनाइट रख रहे हैं तो देखो यहाँ पर v डबल डैश t वोल्टेज क्या हो जाएगा 2v इंटू 1 माइनस ई की पावर माइनस 1 डिवाइड बाय ZS C1 इंटू टी। ठीक है, ये बार बार मैं इसलिए नोट करवा रहा हूँ ताकि आप जितनी बार इसको नोट करोगे उतना आपका क्लियर हो जाएगा, आपको यहाँ पर याद रहेगा। ठीक है, तो जब ट्रांसमिटेड वोल्टेज जो होगा वो कितना हो जाएगा, टी की वैल्यू आप यहाँ पर क्या करोगे, इनफाइनाइट पुट कर दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा
1 माइनस ई की पावर माइनस इन्फाइनाइट। ठीक है, टी की वैल्यू इन्फाइनाइट रखोगे तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फाइनाइट हो जाएगी। तो जो ट्रांसमिटेड वोल्टेज होगा वो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ई की पावर इन्फाइनाइट कितना होता है, ई की पावर माइनस इन्फाइनाइट होता है 0। ठीक है, ई की पावर माइनस इन्फाइनाइट क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, ई की पावर माइनस इन्फाइनाइट क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, ये 0 यहाँ पर हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 0। तो ट्रांसमिटेड वोल्टेज क्या हो जाएगा स्टेडी स्टेट कंडीशन में, ये हो जाएगा 2 टाइम ऑफ इंसिडेंट वोल्टेज, जो कि जस्ट अपोजिट हो रहा है किसके, इंडक्टेंस के। ठीक है, इंडक्टेंस के केस में स्टेडी स्टेट में क्या हो रहा था, वोल्टेज 0 हो रहा था, और जब स्टेप टच कर रही थी यानी इनिशियल केस में क्या था, 2 टाइम ऑफ इंसिडेंट वोल्टेज था। बट इन केस ऑफ कैपेसिटेंस क्या हो रहा है, यहाँ पर जो इनिशियल कंडीशन हो रहा है उसमें 0 हो रहा है ट्रांसमिटेड वोल्टेज, जबकि स्टेडी स्टेट कंडीशन में क्या हो रहा है, 2 टाइम हो रहा है। तो हम इसको यदि वेवफॉर्म के टर्म में देखें, ठीक है, यहाँ पर इसका ट्रांजिएंट यहाँ पर ड्रा करके देखें, तो जो ट्रांसमिटेड वोल्टेज हो रहा है देखो, वो इनिशियली क्या है 0 है, और फिर ये इस प्रकार से इंक्रीज होगा। ठीक है, तो देखो ये क्या हो जाएगा, टी इज इक्वल टू जीरो के केस में क्या है, 0 है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से इंक्रीज होते जाएगा, और स्टेडी स्टेट में क्या हो जाएगा, 2v को अचीव कर लेगा। ठीक है, यहाँ पर टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। ठीक है, इनफाइनाइट हो जाएगी। तो देखो यहाँ से क्या पता चल रहा है, यहाँ से ये पता चल रहा है कि कोई भी ऐसे एलिमेंट जो कि कैपेसिटेंस के प्रिंसिपल पर काम करते हैं, जैसे कैपेसिटर बैंक हुआ, ठीक है, तो उनके लिए हमको सर्ज प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि यदि स्टार्टिंग में कोई, मान लो कि यहाँ पर क्या है, एट स्टैंड इनिशियली क्या हो रहा है, जैसे ही स्टेप सर्ज वहां पर आकर हुई, ठीक है, जैसे स्टेप सर्ज आकर हुई तो उसका जो वोल्टेज होगा, ट्रांसमिटेड वोल्टेज, वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब ऐसे केस में क्या हो जाएगा, जो हमारा जो इक्विपमेंट है उसको प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं लगेगी, क्योंकि उसमें वही कैपेसिटेंस का प्रिंसिपल है, जो कि यहाँ पर क्या किसको फॉलो कर रहा है, तो यहाँ पर कैपेसिटेंस को प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है, जिसमें इनिशियल कंडीशन में जो ट्रांसमिटेड वोल्टेज हो जाएगा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये यदि 0 हो गया तो इसके इक्विपमेंट का सर्ज प्रोटेक्शन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या नोट कर सकते हैं, हम यहाँ से ये नोट कर सकते हैं कि इन केस ऑफ सब स्टेशन, सॉरी, इन केस ऑफ कैपेसिटेंस कैपेसिटर बैंक, ठीक है, इन केस ऑफ कैपेसिटर बैंक देयर इज नो नीड ऑफ सर्ज प्रोटेक्शन। ठीक है, बिकॉज क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, बिकॉज इन इनिशियल कंडीशन ट्रांसमिटेड वोल्टेज इज इक्वल टू क्या हो जाता है, यहाँ पर 0 हो जाता है। तो ये हम यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या नोट लिख सकते हैं, हम यहाँ पर नोट लिख लेंगे, ठीक है, हम यहाँ पर नोट लिख लेंगे, इन केस ऑफ an equipment which follows the principle of capacitance, ठीक है, in case of an equipment which follows the principle of capacitance, there is no need of surge protection। सर्ज प्रोटेक्शन, ठीक है, इसीलिए जो कैपेसिटर बैंक होती है, ठीक है, वहां पर लाइटनिंग अरेस्टर की जरूरत नहीं लगती है। ठीक है, क्या होती है यहाँ पर, जो कैपेसिटर बैंक होगी वहां पर क्या हो जाएगा, लाइटनिंग अरेस्टर की जरूरत नहीं लगेगी। तो ये क्यों हो रहा है, बिकॉज जो ट्रांसमिटेड वोल्टेज जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। ठीक है, एट टी इज इक्वल टू 0। ठीक है, एट टी इज इक्वल टू 0, या फिर हम बोलेंगे एट एन इंस्टेंट
सर्ज टचेस द लाइन। ठीक है, बस ये हो जाएगा सर्ज टचेस। ठीक है, जब सर्ज टच कर रही है उस इंस्टेंट पर जो ट्रांसमिटेड वोल्टेज हो जाएगा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको पूरा ये केस समझ में आ गया होगा। ठीक है, जब लाइन टर्मिनेट हो रही है एट इंडक्टेंस और जब लाइन टर्मिनेट हो रही है इन केस ऑफ कैपेसिटेंस। ठीक है, दोनों केसेस को मैंने एकदम अच्छे तरीके से यहाँ पर कवर करवाया है। ठीक है, तो ये सारे केस जो है ट्रेवलिंग वेव के या ट्रांजिएंट के, ट्रांसमिशन लाइन में ट्रांजिएंट के, ये सारे के सारे 7 केसेस हमने देख लिए हैं। ठीक है, अब इनमें से कुछ केसेस जो थे जो केस नंबर 2 हुआ, 3, 4, 5 हुआ। ठीक है, उनमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, तो इसलिए हम चाहेंगे कि उसके एक हम समराइज टेबल बनवा देंगे। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपका जो कंसेप्ट होगा और स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, तो एक कंपैरिजन टाइप का हम यहाँ पर टेबल बनाने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये नोट भी देख लिया है जिसमें हमने देखा है कि इन केस ऑफ एन इक्विपमेंट विच फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस, ठीक है, देयर इज नो नीड ऑफ सर्ज प्रोटेक्शन। ठीक है, यहाँ पर सर्ज प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं लगती है। क्यों? बिकॉज ट्रांसमिटेड वोल्टेज इज इक्वल टू 0। ट्रांसमिटेड वोल्टेज मतलब क्या हो जाएगा, वी डबल डैश टी। ठीक है, ट्रांसमिटेड वोल्टेज इज इक्वल टू 0 एट एन इंस्टेंट। ठीक है, एंड एट एन इंस्टेंट सर्ज टचेस द लाइन। ठीक है, यहाँ जहां पर सर्ज क्या कर रही है, लाइन को टच करती है स्टार्टिंग में, तो वहां पर ट्रांसमिटेड वोल्टेज क्या हो जाएगा, 0 हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर क्या होता है, ऐसे इक्विपमेंट्स को यहाँ पर सर्ज प्रोटेक्शन की नीड नहीं रहती है। ठीक है, जैसे कैपेसिटर बैंक हुआ तो उसको सर्ज प्रोटेक्शन के लिए लाइटनिंग अरेस्टर की यहाँ पर जरूरत नहीं लगती है। ठीक है, तो आई होप कि सारा कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। यहाँ पर सारे 7 केसेस हमने डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ी सी छोटी क्लास लेने वाले हैं जहाँ पर हम क्या करेंगे, टेबल बनवाएंगे। ठीक है, उससे आपको यहाँ पर कम से कम 4 से 5 केसेस को हम क्या करेंगे, एक साथ यहाँ पर दिखाने वाले हैं, जिससे आपका जो कंसेप्ट होगा और स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड्स। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यदि मजा आ रहा हो तो कमेंट जरूर करें। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।